Hi guys, let's study nutrition in animals from class 7 science chapter. We all have studied nutrition in plants in previous video. Okay, in animals and humans, nutrition involves necessary nutrients, how it is going into the body and their utilization in the body. Animals और humans के अंदर nutrition का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर जाना बॉडी के, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जा कैसे रही है और फिर उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे हो रहा है, ये सब कहलाता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. So what is digestion? Digestion happens in the animal's body. In this process, complex food materials like carbohydrates, complex proteins and fats are converted into simple absorbable forms. कोई भी आपसे पूछे कि डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन सबसे पहले तो एनिमल की बॉडी में होता है, ठीक है, प्लांट्स में ये नहीं होता है. डाइजेशन में होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उन सब को अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद में तोड़ा जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो सिंपल फॉर्म में आने के बाद में अपनी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, कुछ सी एनिमल्स होते हैं, कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं, उन सब का अपना अलग अलग तरीका होता है फूड इनटेक करने का. आप देखिएगा, वॉच एनिमल्स, बर्ड्स अराउंड यू, हाउ दे ईट देयर फूड, ऑब्जर्व देम, ठीक है. तो आसपास देखिए, आपको जो भी एनिमल दिखता है वो कैसे खाना खा रहा है, आपके आसपास जो बर्ड्स है वो कैसे खाना खा रही हैं, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें. Starfish, a sea animal, pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal present in a shell. Its stomach goes back inside the starfish body after eating and food is digested. Starfish आप सबने सुना होगा, देखी भी होगी फोटोज वगैरह, एक सी एनिमल है, ठीक है. तो ये करता क्या है, ये अपना खाना कैसे खाता है, इसके अंदर का जो स्टमक है वो खुद बाहर निकल कर किसी भी पानी एनिमल, मतलब पानी के अंदर जो शेल वाले एनिमल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर वो स्टमक जाता है, फिर उनको खाता है और फिर वो स्टमक उनको खाने के बाद में स्टारफिश की बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और फिर उसके बाद में उसके स्टारफिश के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ओके, सो ये था डाइजेशन का ओवरऑल मीनिंग. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब हमारे अंदर, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर डाइजेशन होता कैसे है. When we consume food through the mouth, it goes down in the stomach and gets digested. जब भी हम खाना खाते हैं वो अपने मुंह के अंदर जाता है, ठीक है, मुंह से हम खाना ही खाते हैं, उसके बाद में वो पेट के अंदर जाता है, ठीक है, और वहां पे उसका डाइजेशन होता है. We have an alimentary canal to digest the food. हमारे अंदर, सारे ह्यूमंस के अंदर एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि इस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, ठीक है. जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए हमारी बॉडी में एक सेपरेट कैनाल होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू different parts and they perform separate functions in the process of digestion, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल में भी अलग अलग पार्ट होते हैं जहाँ पे फूड अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल के ये डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं. पहला है बकल कैविटी, ठीक है, जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर जो पूरा जो एरिया है, ठीक है, उसको बकल कैविटी कहते हैं. उसमें टीथ आता है, टंग आती है, ठीक है, और अपर पैलेट आता है, लोअर पैलेट आता है, बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है. उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है जस्ट बकल कैविटी के बाद में ईसोफेगस, ये एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट है. उसके ईसोफेगस के जस्ट बाद कनेक्टेड रहता है स्टमक, स्टमक से कनेक्टेड रहती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे कनेक्टेड रहती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आता है अपना एनस, ठीक है. So for digestion to happen completely, there are some glands that secrete digestive juices. ऐसा नहीं है कि फूड सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा. उसको डाइजेस्ट वहाँ करने के लिए हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में से कुछ ऐसे जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं जो कि खाने को पचाते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है.
These glands are present in the inner walls of the stomach and small intestine, salivary glands, liver and pancreas. ठीक है, तो जहाँ जहाँ से जूसेस निकलते हैं वो पार्ट कौन से हैं? एक तो हमारा जो स्टमक बना हुआ है उसकी जो वॉल होती है, ठीक है, जो इनर वॉल होती है, अंदर वाली जो वॉल होगी, उसमें से जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर खाना पचाने के लिए। ऐसे ही ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना पचाने के लिए। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे बकल कैविटी में होती है, हमारे माउथ के अंदर होती है, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो वो निकलता है, जूस निकलता है, फिर हमारे मुंह के अंदर भी वो खाना डाइजेस्ट होना चालू होता है। लिवर है हमारा जो कि जूसेस सिक्रेट करता है खाने को पचाने के लिए। और एक पैंक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है जो कि बहुत सारे जूसेस सिक्रेट करती है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करती है। लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन। अब अपन डिटेल में थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी मैंने आपको बताया कि जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर जो पूरी कैविटी प्रेजेंट है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। वी टेक और इंजेस्ट द फूड थ्रू द माउथ एंड इट गोज इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। हम खाना खाते हैं वो बकल कैविटी के अंदर जाता है। द बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड द टंग। बकल कैविटी में हमारे दांत होते हैं, ठीक है, हमारी टंग होती है। आर टीथ हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। हमारे जो दांत है, ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, अलग अलग दिखते हैं, सारे दांत एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, उनका फंक्शन क्योंकि अलग अलग है। स्ट्रक्चर्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, अपने जो दांत है वो डाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट टीथ होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है उनमें, तो उनको खाना पचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको भी बोला जाता है कि आप प्लीज़ नकली दांत लगवा लीजिए, पर लगवा लीजिए क्योंकि इससे आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगी। When we are at the age of 6 to 8, our teeth fall off. These are milk teeth and new permanent teeth replace them. जब हम 6 से 8 उम्र के होते हैं, 6 से 8 साल के होते हैं, तब हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी होते हैं। उसके बाद में जब वो गिर जाते हैं तो नए परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, जो हमारे उम्र भर तक रहते हैं। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में ऐसा डिफरेंस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा आपका एक टीथ का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे टीथ के जो नाम होते हैं सारे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हमारे दांत जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग शेप उनका अलग अलग फंक्शन होता है, और उसी हिसाब से ये जो नाम है ये दिए हुए हैं, ओके। और इसके बाद में यहाँ पे जो हमारे मिल्क टीथ है वो बताए हैं, जो हम 6 से 8 साल के जो रहते हैं उस टाइम पे जो हमारे टीथ रहते हैं, मिल्क टीथ, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। Next, our mouth contains salivary glands that secrete saliva. It breaks down the starch, a carbohydrate, into simple sugar. ठीक है, हमारे मुंह के अंदर मैंने बताया बगल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करती है जब हम खाना खाते हैं। और सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे खाने के साथ वो मिक्स होती हैं और उसके अंदर जो स्टार्च होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उसको वो मुंह के अंदर ही तोड़ना चालू कर देते हैं और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से जो सलाइवा निकलता है वो ये काम करता है। नेक्स्ट इज आवर टंग is a muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. ठीक है, हमारी जो टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच रहती है बकल कैविटी के अंदर। टंग को हम काय के लिए यूज करते हैं? टंग इज यूज फॉर टॉकिंग, मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, टेस्टिंग द फूड एंड swallowing द फूड, ठीक है। तो टंग के बहुत सारे काम होते हैं, एक तो हमें बोलने में मदद करती है वो, ठीक है, फिर सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में मदद करती है, हमारा खाना कैसा टेस्ट कर रहा है टेस्टिंग में हेल्प करती है, ठीक है, और फिर खाने को अंदर निगलने में, अंदर पहुंचाने में, ईसोफेगस में पहुंचाने में हेल्प करती है। टंग कंटेन्स डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट एज स्वीट, सावर एंड स्पाइसी, ठीक है। तो टंग के ऊपर आपको सबको पता है कि आप जब खाना खाते हो तो आपको कुछ मीठा लगता है, कुछ खट्टा लगता है, कुछ तीखा लगता है और कुछ कड़वा लगता है। तो ये सारे टेस्ट बर्ड्स टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखो इस पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला,
इस पार्ट में क्या टेस्ट होता है, बिटर मतलब कड़वा। इसके बाद में जो येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट में क्या फील होता है हमको, क्या टेस्ट आता है, सॉर वाला मतलब खट्टा वाला, ठीक है। फिर सॉल्टी, सॉल्टी वाला जो ग्रीन वाला पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा ग्रीन एरिया ये सॉल्टी टेस्ट करवाता है हमको। और मीठा कहाँ पे फील होता है हमको, सिर्फ ये आगे वाले उसमें, ठीक है। और ये जो फोटो है ये है टूथ डिके का, ठीक है। ये जो है ये पिक्चर है टूथ डिके का, हमारे दांत खराब कैसे होते हैं। टूथ डिके, सम बैक्टीरिया break down the sugar present from release aids that damage the teeth, ठीक है। तो हम जब खाना खाते हैं, खाना कुछ हमारा अगर दांतों में फंस जाता है या रह जाता है, तो अगर हम ठीक से मतलब साफ नहीं करते हैं अपनी टीथ को, तो वो जो खाना रह जाता है उसमें मेजरली जो शुगर रहती है वो रह जाता है हमारे दांतों में। और फिर जो हमारे दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उस शुगर को खाना चालू करता है, और उसके बाद में वो बैक्टीरिया रिलीज करता है सम एसिड, ठीक है। और वो एसिड क्या करता है, डैमेज करता है हमारी टीथ को। इसको बोलते हैं टूथ डिके, जो कि हमारे टीथ का कलर भी चेंज करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट करता है टीथ के अंदर। सो इसलिए बोलते हैं बच्चों को कि रात को भी ब्रश करके सो जाओ। रात को ब्रश करना भी अच्छा होता है, सुबह ब्रश करना भी अच्छा होता है, उससे हमारे टीथ जो है वो हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट इज ईसोफेगस, ठीक है। तो हमारे बकल कैविटी के बाद में जो खाना पहुंच रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है, ईसोफेगस में। उसको बोलते हैं फूड पाइप। इट्स अ लॉन्ग फूड पाइप दैट runs along the neck and chest. A movement by the walls of the esophagus pushes the food downwards. This movement happens in the whole alimentary canal to constantly push the food downwards. So esophagus बकल कैविटी के बाद आ रहा है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी नेक से लेके चेस्ट तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। और इसके जो वॉल्स होती है वो कंटिन्यूसली अपने आप मूव करती रहती है, ताकि जो भी फूड आ रहा है वो डाउनवर्ड पुश होता रहे, उसी जगह पे ना अटक जाए वहाँ पे। इसलिए वो मूवमेंट उसमें वॉल में होती रहती है ईसोफेगस के। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ईसोफेगस हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है। तो फूड को डाउनवर्ड पुश करने के लिए ये मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट स्टमक। स्टमक तो हम सभी जाते हैं, हमारा पेट, जो कि हम कभी कभी नाटक भी करते हैं कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस से फूड कहाँ पहुंच रहा है, स्टमक के अंदर, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। स्टमक वॉल्स रिलीज म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो स्टमक की वॉल जो होती है, इनर वॉल होती है, उसमें से क्या क्या निकलता है, एक तो म्यूकस निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। म्यूकस का काम क्या है, जो HCl निकल रहा है उससे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। HCl क्या है, एसिड होता है, वो हमारी स्टमक की वॉल्स को जला ना दे, ठीक है, उन्हें खराब ना कर दे, इसलिए म्यूकस रिलीज होता है ताकि स्टमक की वॉल्स प्रोटेक्टेड रहे। HCl का काम क्या है, HCl किल्स बैक्टीरिया दैट कम विद द फूड, ठीक है। हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वायरसेस वगैरह, तो उसको मारने के लिए HCl हमारे स्टमक के अंदर रिलीज किया जाता है एंड मेक्स द स्टमक एसिडिक फॉर डाइजेस्टिव जूसेस टू गेट एक्टिवेटेड। और HCl का क्या काम है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं उनको एक्टिवेट करता है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, जो रिमेनिंग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स है उनको हमको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो एक्टिवेट कब होंगे, जब HCl रिलीज होगा। HCl डाइजेस्टिव जूस से रिएक्ट करेगा, डाइजेस्टिव जूस क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और फिर वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस देन ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ओके, आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरा ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो लंबी पाइप है ये इसोफेगस है और इससे कनेक्टेड है आपका स्टमक। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is highly coiled and 7.5 meters long.
It receives the juices from the liver and pancreas to digest food. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आप फोटो में देखिए नीचे ब्लू में ये पिंक पिंक जो दिख रही है ये हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक तो लिवर से आते हैं और एक पैंक्रियास से आते हैं। लिवर अलग ग्लैंड है, ठीक है, वो अपने जूस जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो बनाता है, फिर उनको भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही पैंक्रियास भी करता है। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द अपर राइट side of the abdomen. It secretes bile juice and it is stored in the gallbladder, a sac-like structure. Bile juice helps in the digestion of fats. ठीक है, तो जो लिवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। ये अपना जो राइट साइड होता है उसके ऊपर एब्डोमेन की तरफ मिलती है। ठीक है, और इसमें बनता क्या है? इसमें बाइल जूस बनता है, फिर वो निकलता है और कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर रहता है। उसके बाद में जो बाइल जूस लिवर में बन रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक्ट कर रहा है। उसका काम क्या रहता है कि वो फैट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज पेंक्रियास। इट इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द स्टमक। ठीक है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है एक, ये पेट के नीचे मिलती है। इट रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसके अंदर से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो कि किस पे काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे। ठीक है, ये इन सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे पैंक्रियास बना हुआ है। गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो भी दिख रही है यहाँ पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो रही है। सो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच तो गया, ठीक है, अब उसको बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी? पूरी बॉडी में सर से लेकर पैर तक उसको फैलाना कैसे है? वो जो खाना हम खा रहे हैं उसको भेजना तो पड़ेगा ना डिफरेंट ऑर्गन्स में। ठीक है, तो digestive food in the intestine is absorbed by blood vessels present there in the wall. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके की ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, जो खाना जो पच जाता है सिंपल फॉर्म में आ जाता है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कहाँ होती है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Villi are small finger-like projections present in the small intestine. They increase the surface area for absorption of food. Each villus contains thin and small blood vessels close to its surface. From villi, absorbed food is transported to all parts of the body. This process is called assimilation. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये से छोटे 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 बहुत सारे विलाय प्रेजेंट होते हैं। पूरी 7.5 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन में होता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा खाना क्या करता है? जाके ऐसे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो फूड है ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर ये जो विलाय होते हैं, ये छोटे छोटे जो विलाय दिख रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और ज़्यादा से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो ब्लड वेसल है ये पूरे बॉडी को जाके जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है उसको पूरी बॉडी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के थ्रू, इसको एसिमिलेशन कहेंगे। इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी In cells of our body, the absorbed sugar breaks down into CO2 and water and energy is released. That undigested and unabsorbed food enters into large intestine. ठीक है, तो जो खाना हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विलाय जो खाना एब्जॉर्ब कर लेती है, जो पूरी बॉडी में भेजा जा रहा है, वो किस फॉर्म में भेजा जाता है? सिंपल शुगर के फॉर्म में अगर हम मान लें। ठीक है, तो सिंपल शुगर के फॉर्म में जब वो हमारी पर्टिकुलर हर एक सेल में जाता है तो उसको खाने को यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ करने के लिए उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसको और तोड़ते हैं, और उस शुगर को जब हम और तोड़ते हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो उसके तोड़ने के बाद में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, CO2 रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, खाने से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब सिंपल शुगर टूटेगी तो उससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट इज
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड रहती है? लार्ज इंटेस्टाइन से। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आती है, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, वाइडर होती है, ठीक है, और साइज में छोटी होती है, ठीक है। वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ये उससे छोटी होती है। इट इज़ 1.5 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। ये सिर्फ 1.5 मीटर्स होती है। It absorbs water and some salts from undigested food as semi-solid feces move to the rectum, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या होता है? जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसके अंदर से भी लार्ज इंटेस्टाइन पानी खींच लेती है, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी खत्म हो जाता है तो जो बचता है उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड फीसेस, जो कि रेक्टम में जाता है। रेक्टम किससे कनेक्टेड है? एनस से। ये डायरेक्ट फिर स्टूल के रूप में निकल जाता है एनस से, ठीक है। इजेशन, द फीसेस फ्रॉम द रेक्टम मूव्स टू द एनस एंड देन रिमूव्ड फ्रॉम देयर, इट इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या है? पॉटी करना, ठीक है। तो जो फीसेस है वो एनस से निकल जाएगा, ठीक है। रेक्टम में रहता है फीसेस, उसके बाद में वो एनस पे मूव करेगा। दिस इज रेक्टम। यहाँ पे लास्ट स्टेज में आ जाता है हमारा जो अनडाइजेस्टेड फीसेस रहता है और यहाँ से एनस से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, स्टूल की बाहर निकलने की प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला पूरा डायग्राम हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल को बता रहा है, ठीक है। ये आपका लिवर है, यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ओके। ये आपका स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ग्रीन में सॉरी ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, ग्रीन में लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस, ओके। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब हमने ह्यूमन की तो बात कर ली, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो काऊ होते हैं, जो बफेलोज होते हैं, उनमें क्या होता है? So, grass eating animals like cows and buffalo continuously chew even when they are not eating because they swallow grass after eating it and they store it in rumen, ठीक है। तो जो काउज और बफेलोज होते हैं, कभी उनको हम ऑब्जर्व करें तो ये देखने को मिलता है कि भले ही वो कुछ खा नहीं रहे हैं लेकिन उनका मुंह चल रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली च्यू कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्या करते हैं, जब घास खाने जाते हैं, जब उनको घास दिया जाता है तो वो खा लेते हैं, उसको स्वालो कर लेते हैं और वो जाके स्टोर हो जाता है उनके रूमन नाम के एक ऑर्गन में, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे फोटो में देख सकते हैं ये रूमन, ये जो पूरा बना हुआ है दिस पार्ट, इसमें जाके आपकी जो ग्रास है ये जो स्वॉलो कर चुके हैं वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? र्यूमन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो स्टमक का ही एक पार्ट है लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्टोर होता है ग्रास जो कि ढंग से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। हियर फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एज कर्ड, ठीक है। जो आधा डाइजेशन होता है जब वो स्वालो हो जाता है उसको कर्ड कहते हैं। कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यू इट, ठीक है। तो घास खाई, ठीक है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, आधा ही डाइजेस्ट हुआ है और उसको भेज दिया है रूमन में। रूमन में वो इस फॉर्म में क्या कहलाता है? कर्ड कहलाता है। लेकिन जब काऊ घास नहीं खा रही होती है तो वो कर्ड वापस रिटर्न हो जाता है उनके माउथ में और फिर वो उसको ढंग से चबा के वापस से अपने पेट में डालती है पूरा डाइजेशन करने के लिए। दिस प्रोसेस इज रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर रूमिनेंट्स, ठीक है, इनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास, ग्रास में पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है ताकि ये सब यूज कर सकें उस एनर्जी को, उस शुगर को, सिंपल शुगर को। We humans cannot digest cellulose as the bacteria needed for its digestion aren't present in us, ठीक है। तो हम इंसानों के अंदर ये जो बैक्टीरिया है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है ये हमारे अंदर नहीं मिलता है, इसलिए हम घास नहीं खाते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन सम एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड रैबिट्स अ सीकम इज प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन
सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन सीकम इन दोज एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो थोड़े अलग होते हैं काऊ और बफेलो से, जैसे हॉर्स है, रैबिट है, ये भी घास खाते हैं, लेकिन इनके अंदर रूमन प्रेजेंट नहीं होता, पर्टिकुलर दूसरा ऑर्गन होता है, उसको हम सीकम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता होगा, इसलिए उसको हम सीकम का नाम देते हैं। और इन लोगों में, इन एनिमल्स में, हॉर्सेस और रैबिट्स में सीकम में ये प्रोसेस होती है। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, अभी तो हमने एनिमल्स की बात करी, ह्यूमन की बात करी कि उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, लेकिन ये अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल होती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये, जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है। अब इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है। ठीक है, इट इज अ सेल, सो इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड मैनी वैक्यूल्स। ठीक है, अब ये एक सेल है, सिंगल सेल है, ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। टू फीड और कैप्चर द फूड, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, तो अमीबा जो कि सिंगल सेल्ड है, अब ये खाना कैसे खाएगा और खाना अंदर कैसे लेगा अपने कि उसको डाइजेस्ट कर सके? तो ये खुद का जो सेल रहता है, सिंगल सेल जो रहता है, इसके अपने हिसाब से शेप बना सकता है, और कुछ ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के शेप्स बनाता है ये। ठीक है, और उससे क्या करता है, ये जो भी फूड इसके आसपास आता है, ऐसे शेप बनाकर वो फूड को अपने सेल के अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है फीडिंग करता है। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इससे भी छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे पॉन्ड वाटर में, वो उनको खाता है। ठीक है, दे पुश आउट द सूडोपोडिया अराउंड देयर फूड एंड एनगल्फ इट। ये खुद को चेंज करके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इस तरीके से उनको शेप देता है कि वो जो फूड है जो उनसे छोटा है उसको अपने अंदर ट्रैप कर सके, उसके आसपास ऐसा पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर उसको अपने सेल के अंदर डाल लेता है। फूड गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल इन अमीबा, फिर वो सेल के अंदर जाने के बाद में जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, जो भी वो खाते हैं वो चीज़। Digestive juices are secreted into the food vacuole and then digested and absorbed। तो digestive juices secrete करेंगे food vacuole के अंदर, ताकि वो जो food अंदर आया है उसको ढंग से digest करके उसको use कर सके, उसको absorb कर सके। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस होती है अमीबा के अंदर। तो बेसिकली जो फूड वैक्यूल है अमीबा में, वो इसका स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है एक तरीके से। अब व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा डायरिया कुछ बीमारी होती है, और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जो स्टूल हम पास करते हैं, जो पॉटी हम करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसको डायरिया कहते हैं। सो पासिंग वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, डायरिया क्या होता है? वाटरी स्टूल, पानी की तरह स्टूल निकलता है, मतलब जो वो सेमी सॉलिड फीसेस वाला फॉर्म होता है वो नहीं होता है, पानी पानी जैसा स्टूल पास होता है, उसको हम डायरिया कहते हैं। और फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया खत्म, नहीं नहीं, बार बार आता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ठीक है, ये काय से हो सकता है? या तो किसी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया है आपको, या फिर आपने फूड पॉइजनिंग कर ली है, खराब खाना खा लिया है, या फिर आपका पेट खराब है किसी और वजह से, तो उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। इस केस में करना क्या है? बॉइल्ड वाटर और कूल्ड वाटर विथ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट इज गिवन टू चिल्ड्रन टू क्योर डायरिया। अगर किसी चिल्ड्रन को होता है तो जनरली उनको ऐसा एडवाइस किया जाता है कि ठंडे पानी में नमक और शक्कर मिला के, घोल मिला के उनको दे दो, उसको अपन ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, उससे डायरिया ठीक हो सकता है। और डायरिया जब होता है तो हमारी बॉडी जो वाटरी स्टूल पास करती है उसके थ्रू काफ़ी पानी और सॉल्ट और शुगर सब निकल जाता है, तो वो इसलिए भी सजेस्ट किया जाता है कि सॉल्ट और शुगर देते रहो, क्योंकि वो बॉडी उसको बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कॉज ऑफ डायरिया काय कैसे होता है। ट्रैवलर्स डायरिया होता है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको डायरिया होने लग जाता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। स्ट्रेस से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, मैग्नीशियम एंटासिड से हो सकता है, कुछ मेडिसिन हो सकती है जिनसे डायरिया हो सकता है, और कुछ फैटी फूड्स। ठीक है, जो फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा जो पसंद होते हैं ना बच्चों को और बड़े लोगों को भी पसंद होते हैं, उनसे भी हो सकता है कभी कभी। ओके,
So thank you so much. Please subscribe my channel. That's all for this video. Bye bye. Take care.